खाने की टेबल पर मेरी पत्नी चेंग लुयाओ ने मेरे सामने तलाक के पेपर्स रख दिए। उसने कहा, लू हुई को अपनी एक्स वाइफ के सामने अपनी इज्जत बचानी है, इसलिए हमें पहले तलाक लेना होगा, बाद में हम फिर से शादी कर लेंगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने तलाक के पेपर्स उठा लिए, एक बार भी देखे बिना सीधे साइन कर दिए। फिर ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने रेड वाइन की बोतल खोली। मेरी इतनी नॉर्मल प्रतिक्रिया देखकर चेंग लुयाओ हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें जलन नहीं हो रही? मैंने खुद के लिए एक ग्लास में वाइन डाली और आराम से पीते हुए कहा, जलन क्यों होगी? ऐसी अच्छी बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। चेंग लुयाओ को पूरा यकीन था कि मैं बाद में उससे दोबारा शादी कर लूंगा, इसलिए मुझे भरोसा दिलाने के लिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी में से बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया। लेकिन आम दिनों में वही मेरे पैसों को लेकर इतनी कंजूस रहती थी कि हद थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, फिर भी मुझे हर महीने सिर्फ 500 की पॉकेट मनी मिलती थी। घर के सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम भी मैं ही करता था। आज उसने इतनी बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दी थी ताकि तलाक आसानी से हो जाए, क्योंकि तलाक के बाद वो अपने पहले प्यार लू हुई से शादी करना चाहती थी। उसका स्वागत करने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। पिछले महीने जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरे पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। मैंने उससे मेडिकल खर्च के लिए 1000 रुपए एडवांस मांगे थे। उसने पहले बस मेरी तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन अगले ही पल मुझ पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। 1000 रुपए तुम्हारे 2 महीने के खर्च के बराबर है, कहीं तुम बाहर किसी और औरत पर पैसे तो नहीं उड़ा रहे? फिर उसने कहा, गांव पैंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पैसा कमाना आसान नहीं है, इसलिए सोच समझकर खर्च किया करो। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद उसने गरीबी देखी है, इसलिए पैसे खर्च करने से डरती है। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही उसने लू हुई के स्वागत में एक बड़ी दावत रखी थी और खुशी खुशी उसने बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। उसने लू हुई को पूरे 10 मिलियन की पॉकेट मनी तक दे दी। मेरे कलीग्स को हमारी शादी के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। वो मजाक में कहते थे, अमीर लड़का अमीर लड़की को पटाए तो खर्चा भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चेंग लुयाओ एक नॉर्मल फैमिली से आती थी। कुछ साल पहले तक उसकी कॉलेज की फीस भी मैंने पार्ट टाइम काम करके जुटाई थी। आज उसके पास जो कुछ भी था वो हम दोनों ने मिलकर मेहनत से बनाया था, और अब वही हमारे शादी के पैसों से किसी दूसरे आदमी को खुश कर रही थी। खैर, अब मेरी सारी मेहनत का फल मिल चुका था। इन पैसों के साथ मैं आखिरकार पूरी तरह आराम की जिंदगी जी सकता था। चेंग लुयाओ ने मेरी तरफ खाना बढ़ाते हुए कहा, मुझे याद है तुम्हें पालक सबसे ज्यादा पसंद है, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाना सीखा है। मैंने उसे बेवकूफी भरी नजर से देखा। पालक मेरी पसंदीदा चीज, मैं पालक से एलर्जिक हूँ। जब उसने पहली बार खाना बनाया था तब भी उसने मेरे लिए पालक ही बनाया था। उस वक्त मैं उसे दिल से चाहता था, इसलिए उसका दिल न टूटे इस वजह से मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन खाना खाने के बाद मेरे पूरे शरीर पर पित्ती निकल आई थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि पेट और आंतों से खून तक आने लगा था। उस वक्त उसे बहुत पछतावा हुआ था और वो कई दिनों तक अस्पताल में मेरे साथ रही थी। लेकिन अब उसे सिर्फ लू हुई की पसंद याद थी। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि मुझे पालक से एलर्जी है। मैं काफी देर से बिना खाना छुए बैठा था। चेंग लुयाओ मुझे खाने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी अचानक डोरबेल बज उठी। वो एक पल में सब कुछ भूल गई और खुशी से दरवाजा खोलने चली गई। लू हुई, जल्दी अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। लू हुई कैजुअल कपड़ों में अंदर आया। उसके हाथ में मिठाई का पैकेट था। मुझे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, गांव पैंग भी यहाँ है? पता होता तो तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट ले आता। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी मुझे समझ आया कि खाने की टेबल पर इतनी सारी ऐसी डिश क्यों थी जो मैं खा ही नहीं सकता था। असल में ये कैंडल लाइट डिनर मेरे लिए था ही नहीं। चेंग लुयाओ ने लू हुई से कहा, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है? जल्दी दिखाओ क्या बढ़िया चीज लाए हो। दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। चेंग लुयाओ तो लगभग उससे चिपक ही गई थी। मेरे सामने हमेशा एकदम ठंडी और दूर दूर रहने वाली चेंग लुयाओ इस वक्त प्यार में पड़ी किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। वो लू हुई को देखकर शरारत से जीभ निकाल कर बोली, तुम अभी पहले जैसे ही हो, हमेशा इतनी जल्दबाजी करते हो। लू हुई ने प्यार से उसकी तरफ देखा। वो शायद उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया और वो चुपचाप नीचे कर लिया। तभी चेंग लुयाओ की नजर गिफ्ट पर पड़ी। अरे, ये तो मेरा फेवरेट क्रीम केक है। उसने तुरंत केक का एक टुकड़ा खाया और खुशी से उछलने लगी। ये देखकर मैं बस हंस दिया और सिर हिला दिया, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही केक खरीदा था। लेकिन मुझे धन्यवाद देने की जगह उसने मुझे जमकर सुनाया था, तुम्हें पता नहीं मेरी शुगर बढ़ी हुई है, फिर भी मेरे लिए क्रीम केक ले आए। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान है? लेकिन आज वही क्रीम केक लू हुई लेकर आया था तो अचानक उसकी ब्लड शुगर को कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, बात भी सही थी। ये केक उसके सबसे पसंदीदा इंसान ने जो दिया था। फिर भला दोनों चीजें एक जैसी कैसे हो सकती थी? चेंग लुयाओ और लू हुई पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे। दोनों साथ में इतने अच्छे लगते थे कि हर कोई उनकी जोड़ी
से जलता था, लेकिन उस वक्त दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार लू हुई ने उसे छोड़कर विदेश जाने का फैसला कर लिया और मैं पूरे 3 साल तक चुपचाप चेंग लुयाओ से प्यार करता रहा। मैंने बिना बताए उसकी कॉलेज की फीस भरने में मदद की, सुबह उसके लिए गर्मा गर्म बन लेकर जाता था और रात को जब वो पार्ट टाइम काम से घर लौटती थी तो मैं चुपचाप उसके पीछे चलता था ताकि उसकी सुरक्षा कर सकूं। लेकिन शुरुआत से लेकर आखिर तक हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। फिर जिस रात उनका ब्रेकअप हुआ, वो बहुत ज्यादा शराब पीकर घर लौट रही थी। मैं उसे घर छोड़ने गया, तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, गाओ पेंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उसने कसम खाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं उसे भूल जाऊंगी, अब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया खड़ी हो। मेरे दिमाग में सिर्फ 3 शब्द थे, मैं तैयार हूँ। मुझे लगा था कि इतने साल इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आ गई हैं। मैं उसे शादी करके अपने घर ले आया, फिर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। उसे एक नॉर्मल लड़की से एक कामयाब बिजनेस वुमन बनने तक सपोर्ट किया। इसके लिए मैंने न कभी कंपनी के शेयर मांगे, न पैसे, यहाँ तक कि बाहर की दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को कोई पहचान तक नहीं दी। लेकिन मैंने उसके लिए कितना भी किया हो, आखिर में मैं लू हुई की एक उंगली के बराबर भी नहीं निकला। 3 साल का प्यार और 7 साल की शादी ने मेरी सारी उम्मीद और मोहब्बत खत्म कर दी थी। मैंने चुपचाप अपनी प्लेट से पालक अलग कर दिया। चेंग लुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, गाओ पेंग, तुम चिंता मत करो, आहुई की ये मदद पूरी होते ही हम तुरंत दोबारा शादी कर लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब हम दोबारा कभी शादी नहीं करने वाले थे। पूरे डिनर के दौरान चेंग लुयाओ लू हुई की प्लेट में खाना डालती रही और दोनों पुराने दिनों की बातें करते हुए हंसते रहे। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मैंने पूरे समय एक निवाला तक नहीं खाया। लू हुई को विदा करते वक्त चेंग लुयाओ ने खास तौर पर एक चमकीली लाल ड्रेस पहन ली, फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अचानक काम आ गया है, आज रात मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, तुम अकेले सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही वो लू हुई के साथ हंसते बोलते वहाँ से चली गई। मैंने चुपचाप अपने लिए फिर से एक कटोरी नूडल्स बना लिए। मैंने बस थोड़ा बहुत खाकर काम चलाया और फिर बेड पर लेट गया। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि लू हुई का भेजा हुआ एक वीडियो आ गया। वीडियो में चेंग लुयाओ उसके साथ गेमिंग जोन में गेम खेल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे फूल खिल गया हो। मुझे याद आया जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब मैं भी उसे साथ लेकर बाहर घूमने और गेम खेलने जाना चाहता था, लेकिन उसने तब कहा था, तुम बहुत बचकाने हो, फुर्सत मिले तो घूमने की बजाय ज्यादा काम करो और पैसे कमाओ। इसलिए मैं हर दिन पूरी मेहनत से उसके लिए पैसे कमाता रहा। लेकिन एक बार मैंने अनजाने में उसे अपने दोस्तों से मेरी शिकायत करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि मैं उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाता। मैंने उस बात के बारे में बहुत सोचा, तभी मुझे समझ आया शायद यही फर्क होता है प्यार करने और प्यार न करने में। लू हुई लगातार मुझे उनके साथ मस्ती करते हुए वीडियो और फोटो भेजता रहा। मैंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, बस शॉर्ट वीडियो देखते देखते मेरी आंख लग गई। अगली सुबह हमें 9 बजे सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंचना था। मैं जानबूझकर आधा घंटा लेट निकला क्योंकि चेंग लुयाओ की एक आदत थी, वो हमेशा लेट आती थी। हमारी कोई भी मुलाकात हो, चाहे काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, वो लगभग 1 घंटे देर से ही पहुंचती थी। लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही मैं हैरान रह गया। चेंग लुयाओ पहले से वहां मेरा इंतजार कर रही थी। उसने बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ था और लू हुई को देखते वक्त उसकी आंखों में जो खुशी थी, वैसी चमक मैंने हमारी हनीमून के दौरान भी उसकी आंखों में नहीं देखी थी। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, वरना पहले मैं सिर्फ 1 मिनट भी लेट हो जाता तो वो मुझे टाइम की कद्र न करने के लिए खूब सुनाती थी। फिर उसने मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाया और पूछा, नाश्ता किया? मैं तुम्हारे लिए पोर्क और मशरूम वाला बन लेकर आई हूँ। मैंने पैकेट के अंदर देखा, उसमें सिर्फ एक ठंडा पड़ा हुआ बन था। मैं समझ गया कि ये लू हुई के बचा हुआ था। मैंने बिना कुछ कहे कहा, सीधे तलाक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मेरी बात सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने ठंडी सी हंसी के साथ वो बन उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। तलाक की पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं बिल्कुल शांत और बेरुखा रहा क्योंकि इस पूरे सीन को मैं अपने मन में पहले ही न जाने कितनी बार देख चुका था। जैसे ही हमारा तलाक हुआ, चेंग लुयाओ और लू हुई तुरंत शादी का सर्टिफिकेट लेने चले गए। मेरे साथ तलाक करवाते वक्त चेंग लुयाओ पूरे समय बेहद उतावली और लापरवाह रही, लेकिन लू हुई के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेते वक्त उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान थी। उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लू हुई ने मुझसे कहा, गाओ भाई, तुम चिंता मत करो, इस दौरान मैं चेंग लुयाओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने हाथ में पकड़ा तलाक का सर्टिफिकेट देखा और कुछ नहीं कहा। मैं पहले ही अपने गांव लौटने की टिकट खरीद चुका था। चेंग लुयाओ कुछ पल के लिए मुझे देखती रही। शायद उसे लगा कि मैं उससे नाराज हूँ, इसलिए उसका रवैया अचानक थोड़ा नरम पड़ गया। सॉरी गाओ पेंग, पहले मैंने तुम्हारे साथ गांव चलने का वादा किया था, लेकिन अचानक मुझे बाहर बिजनेस
बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मैंने शांत होकर कहा, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें मुझे इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर चेंग लुयाओ एक पल के लिए हैरान रह गई। वो अपनी उंगलियां मसलने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी बेचैनी नजर आई। फिर उसने कहा, जहाँ मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, तुम्हें वहाँ की कोई खास चीज चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैंने बस सिर हिलाया, फिर बिना रुके उसके पास से निकल गया। सबसे पहले मैं कंपनी गया और अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सामान पैक करके अपने गांव लौट आया ताकि अपने माता पिता की कब्र पर जाकर उनकी सफाई कर सकूं और उन्हें याद कर सकूं। चेंग लुयाओ से शादी के इन 7 सालों में जब भी मुझे गांव जाना होता था, उसके पास कोई न कोई बहाना तैयार रहता था। इस बार भी वही हुआ। मैंने अकेले ही कब्र के आसपास की घास साफ की, उनके लिए कागज जलाए और बैठकर अपनी हाल की जिंदगी के बारे में उनसे बातें की। बातें करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। सारा काम निपटाने के बाद ही मुझे फोन देखने का समय मिला। मेरे इस्तीफा देने की खबर से कलीग्स काफी हैरान थे। एक के बाद एक करके सबने मुझे मैसेज करके हालचाल पूछा। इसके अलावा लू हुई ने भी मुझे कई सारे वीडियो और फोटो भेजे। कहने को तो वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए थे, लेकिन पूरा दिन घूमने फिरने में ही बिता रहे थे। ऊपर से दोनों ने मैचिंग कपड़े पहन रखे थे। वीडियो में उनकी मस्ती देखकर मैं कुछ पल के लिए पुरानी यादों में खो गया। चेंग लुयाओ हमेशा कहा करती थी कि सड़क किनारे मिलने वाला खाना साफ नहीं होता, इसलिए वो मेरे साथ कभी नाइट मार्केट घूमने तक नहीं जाती थी। लेकिन अब वही लू हुई का हाथ पकड़कर गलियों में घूम रही थी और उसके साथ स्ट्रीट फूड खा रही थी। यहाँ तक कि वो उसके साथ बदबूदार टोफू भी बड़े मजे से खा रही थी। दोनों साथ में समुद्र देखने गए, साथ में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। वो सारी रोमांटिक चीजें की जिनके लिए मैं कभी उससे बार बार कहता था, लेकिन वो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं होती थी। लू हुई ने अपने सोशल मीडिया पर दोनों के साथ वाली फोटो डाली और कैप्शन लिखा, याद आ गया जवानी का वो दौर। इसके तुरंत बाद चेंग लुयाओ ने भी पोस्ट किया। हालांकि उसने सिर्फ वहाँ के खूबसूरत नजारों की फोटो डाली थी। कैप्शन फिर भी वही था, कितना खूबसूरत। ये देखकर मैं बेवजह हंस पड़ा। शायद चेंग लुयाओ को अभी तक पता नहीं था कि लू हुई ने बहुत पहले ही मुझे विचैट पर खुद ऐड कर लिया था। गाँव में कुछ दिन आराम करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया। चेंग लुयाओ ने जो घर मेरे नाम किया था, अब मैं उसी में आराम से रह रहा था। साथ ही मैंने सेल्फ मीडिया का काम भी समझना शुरू कर दिया था। मेरा प्लान था कि अब अपनी खुद की नई बिजनेस शुरुआत करूंगा। मैं मार्केट रिसर्च कर ही रहा था कि मेरे पुराने कलीग शाओ लियू ने गुस्से में मुझे एक के बाद एक कई मैसेज भेज दिए। उसने लिखा, आज चेंग मैम लू असिस्टेंट को लेकर ऑफिस वापस आई है, लेकिन आते ही पहले दिन लू हुई ने क्लाइंट का नाम ही गलत लिख दिया। इसकी वजह से 5 करोड़ का बिजनेस डील सीधे हाथ से निकल गया। फिर उसने कहा, और ये तो अभी सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात भी नहीं है। चेंग मैम ने सबके सामने लू हुई का बचाव किया। उसने कहा, उससे बस गलती से नाम गलत लिख गया। असली गलती तो तब हुई जब मैंने उसे डॉक्यूमेंट दिया और खुद नाम चेक नहीं किया। इसके बाद चेंग मैम ने मुझे पूरे आधे घंटे तक जमकर सुनाया और आखिर में कहा कि अपना सामान पैक करो और कंपनी से निकल जाओ। मैंने बस उसे एक बेप्सी वाली इमोजी भेज दी। मुझे याद है, कंपनी के शुरुआती दिनों में एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने लगातार 2 रातें जागकर काम किया था। उस वक्त मैं इतना थक चुका था कि प्रेजेंटेशन देते समय मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा फीका था, लेकिन चेंग लुयाओ ने मुझे ही दोष दिया था। उसका कहना था कि मैं क्लाइंट के सामने एक्साइटेड नहीं था, इसलिए डील हाथ से निकल गई। उसने पूरी कंपनी के सामने मेरी बेइज्जती की थी और सख्त नियम बनाया था कि काम के दौरान की गई कोई भी गलती, चाहे 5 घंटे की मेहनत के बाद ही क्यों न हुई हो, उसे बड़ी गलती माना जाएगा। लेकिन आज वही चेंग लुयाओ लू हुई की हर गलती को बचाने के लिए बहाने बना रही थी। अगर ये बात पहले होती तो मैं जरूर कंपनी के बारे में सोचकर चेंग लुयाओ को लू हुई को निकालने के लिए मनाता। लेकिन अब जिसे जो करना है करने दो, ये सोचकर मैंने सीधे शाओ लियू को अपनी कंपनी में आने का ऑफर दे दिया। वो काफी खुश हो गया। इसके बाद वो लगातार मुझसे कंपनी की परेशानियां शेयर करता रहा। इसी दौरान मुझे कई और बातें पता चली। मेरे इस्तीफा देते ही चेंग लुयाओ ने वो प्रोजेक्ट जिस पर मैं लगभग काम पूरा कर चुका था, लू हुई को दे दिया था। लेकिन लू हुई को काम की कोई समझ ही नहीं थी। पैसे बचाने के चक्कर में उसने घटिया क्वालिटी का सामान खरीद लिया, वो भी महंगे दामों पर। ऐसे चलता रहा तो देर सबेर कोई बड़ी परेशानी जरूर होने वाली थी। अच्छा हुआ मैं समय रहते वहाँ से निकल आया। ये सब सोचकर मुझे सच में हंसी आ गई। कभी यही चेंग लुयाओ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सगी कजिन तक को निकाल चुकी थी, क्योंकि उसकी काम करने की क्षमता ठीक नहीं थी। लेकिन आज वही इंसान लू हुई जैसे निकम्मे आदमी को अपनी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी बर्बाद करने दे रही थी। शायद यही होता है सच्चा प्यार। उसके लिए वो अपनी सारी सीमाएं और सारे उसूल तक छोड़ सकती थी। लेकिन ये कंपनी सिर्फ उसी की नहीं थी। इस कंपनी को खड़ा करने में मैंने भी 7 साल अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। इसलिए मैंने फोन उठाया और संबंधित विभाग में कंपनी के
खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। सारी जानकारी और जरूरी फॉर्म भरने के बाद मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चैंग लुयाओ दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसका रवैया ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरे सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखा। अंदर कुछ अजीब से दिखने वाले सीप थे जिनसे हल्की सी समुद्र की बदबू भी आ रही थी। वो बोली, पास में बीच था तो मैंने कुछ सीप उठा लिए। तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? मैंने बस एक नजर डाली। इन सीपों को मैं अच्छी तरह पहचानता था। लू हुई ने मुझे पहले ही एक वीडियो भेजा था। उसमें दोनों बीच पर साथ घूमते हुए बड़े प्यार से सीप उठा रहे थे। चैंग लुयाओ हर बार कोई सीप उठाकर लू हुई से पूछती, ये अच्छा लग रहा है? अगर लू हुई कहता कि अच्छा है तो वो उसे बड़े ध्यान से संभाल कर रख लेती। लेकिन कुछ सीप उसे पसंद नहीं आए। लू हुई ने कहा, इन्हें फेंक दो। चैंग लुयाओ ने जवाब दिया, फेंकने से क्या फायदा, मैं इन्हें गांव पैंग के लिए ले जाऊंगी। आखिर मैंने खुद अपने हाथों से उठाए हैं। फिर लू हुई ने कहा था, देखने में भी ठीक है और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। चैंग लुयाओ थोड़ा झिझक कर बोली, ये ठीक नहीं लगेगा, आखिर वो मेरे पति है। इसके जवाब में चैंग लुयाओ ने सिर झुका लिया और रेत में फिर से सीप ढूंढने लगी। फिर उसने कहा था, रहने दो, तुम्हें भी पता है मैंने उससे शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर सिर्फ घिन पैदा हुई। मैंने चैंग लुयाओ का दिया हुआ गिफ्ट दूर कर दिया। वो एक पल के लिए ठिठक गई। शायद उसे अचानक कुछ याद आ गया था। अगले ही पल वो मेरे पास आई और मेरी कमर पकड़ ली। फिर धीरे से मुझे सहलाते हुए बोली, क्या तुम्हें फिर से अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी। तुम्हें इसका बोझ अपने दिल पर रखने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं थक गया हूँ। मैंने खुद को उससे छुड़ाया और सीधे बेड पर जाकर लेट गया। चैंग लुयाओ कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर वो भी बेड पर आ गई और मेरे ऊपर झुकते हुए बोली, गांव पैंग, हम एक बच्चा कर लेते हैं। कम से कम तुम्हारे माता पिता को भी पीछे अपनी औलाद दिखेगी तो उन्हें ऊपर शांति मिलेगी। मैंने बिना किसी भाव के उसे दूर कर दिया। सच कहूँ तो मैं हमेशा से बच्चा चाहता था। शादी के दूसरे साल मुझे अचानक बाथरूम में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट मिला था। ये देखकर मैं खुशी से भर गया था। मैं उसके घर लौटने का इंतजार करने लगा ताकि उसे ये सरप्राइज देकर खुश कर सकूं। लेकिन उसके लौटने पर मेरे हाथ एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की रसीद लगी। मुझे लगा शायद कोई हादसा या मजबूरी रही होगी, इसलिए मैंने बहुत संभल कर उससे वजह पूछी। लेकिन वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम तो आराम से सिर्फ मजे कर सकते हो, तुम्हें कुछ सहना नहीं पड़ेगा और बच्चा भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा करने से मेरे शरीर पर कितना असर पड़ेगा ये तुमने सोचा है? ऊपर से अभी मेरा करियर आगे बढ़ने का समय है। तुम चाहते हो कि बच्चे के बहाने मुझे बांध दो ताकि मैं घर पर बैठकर सिर्फ घर संभालने वाली औरत बन जाऊं, है ना? उस वक्त मैं इतना बेवकूफ था कि उसकी तकलीफ समझने लगा। मैंने ये सोचकर उसकी पूरी देखभाल की कि आखिर वो भी एक औरत है और उसके शरीर को वक्त चाहिए। उसके छोटे ऑपरेशन के बाद मैं हर चीज का ध्यान रखता रहा। उसके लिए पानी लाता, खाना बनाता और हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसने इस बच्चे को रखने के बारे में सोचा था। फिर लू हुई वापस आ गया। वो शादी करने के लिए वापस आया था। लेकिन चैंग लुयाओ को लगा कि लू हुई उसे अपने साथ ले जाने आया है। इसी वजह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बच्चा गिरा दिया। और आज वही चैंग लुयाओ मुझसे बच्चा चाहती थी। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं चाहता था। मैं लगातार उसकी तरफ पीठ करके लेटा रहा। ये देखकर चैंग लुयाओ हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, तुम तो हमेशा से बच्चा चाहते थे ना? मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। चैंग लुयाओ ने धीरे से आह भरी। उसका लहजा पहले से काफी नरम था। तुम पहले कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो बार बार मुझसे प्यार जताने की कोशिश करती रही और मुझे गले लगाकर मेरे करीब आने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को उससे अलग करते हुए उठ बैठा। मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। चैंग लुयाओ की आंखें गुस्से से फैल गई। वो तेज आवाज में बोली, गांव पैंग, तुमने खुद कहा था कि मैं चाहे जो भी करूँ तुम मुझे माफ कर दोगे। अब ये नखरे किस बात के हैं? मैं खुद तुम्हें मौका दे रही हूँ, फिर भी तुम इतना भाव खा रहे हो। मैंने उसकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद एक तकिया तेजी से आकर मेरी पीठ पर लगा। इसके तुरंत बाद चैंग लुयाओ की गुस्से भरी आवाज आई, तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन चाहने वालों की कमी नहीं है। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। चैंग लुयाओ कुछ देर मेरे कमरे के बाहर गुस्से में घूमती रही। फिर उसने लू हुई को फोन लगाया और जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया। लू हुई, आज रात मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगी। मैं समझ गया कि वो ये सब जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए कर रही थी, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बस कंबल ओढ़ा और आराम से सो गया। चैंग लुयाओ गुस्से में घर से निकल गई और पूरी रात वापस नहीं आई। अगर यही बात पहले होती तो मैं जरूर परेशान होकर उसे ढूंढने जाता, लेकिन अब मैंने उसकी कोई चिंता नहीं की। उल्टा मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जल्दी से घर का लॉक बदलवा लेना चाहिए। तलाक हो चुका है, फिर भी वो बार बार मेरे घर क्यों आ जाती है? समझ नहीं आता उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अगली सुबह
चेंग लुयाओ गुस्से में घर वापस आई। उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत उदास होकर मेरी तरफ देखने लगी। गाओ पेंग, तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? पहले जब हमारा तलाक होने की बात पर झगड़ा होता था तो तुम हमेशा फूल लेकर मुझे मनाने आते थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने पहले जो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे वो सब भी अब झूठ हो गया? मैं उसकी बातें सुनकर बस बेहद बेबस होकर रह गया। धोखा तो उसने दिया था, फिर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे गलती मेरी ही हो? मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बज गई। चेंग लुयाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सुबह सुबह कौन आ गया? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरे बुलाए हुए खास मेहमान आ गए हैं। मेरी बात सुनते ही चेंग लुयाओ एक पल के लिए रुक गई। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, तो सुबह सुबह सरप्राइज देने वाले हो? हम दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया है, फिर भी तुम्हें ये सब करने का शौक नहीं गया? कम से कम पहले बता तो देते। आज मैंने ठीक से तैयार भी नहीं हुई, ऐसे तुम्हारे दोस्तों के सामने जाने में मुझे कितनी शर्म आएगी। वो हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराई, फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ड्रेस और बाल ठीक करने लगी। इसके बाद वो खुशी खुशी दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसके चेहरे की मुस्कान वही जम गई। बाहर कई पुलिस वाले खड़े थे, सभी के चेहरे काफी गंभीर थे। एक पुलिस वाले ने कहा, चेंग मैडम, आप पर आर्थिक अपराध का आरोप है, आपको हमारे साथ चलना होगा। चेंग लुयाओ के चेहरे का रंग उड़ गया, वो घबराकर कुछ कदम पीछे हट गई। पुलिस ऑफिसर, कहीं आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? तभी मैं कमरे से बाहर आया और शांत आवाज में बोला, कोई गलती नहीं हुई, पुलिस को मैंने ही बुलाया है। चेंग लुयाओ ने मुझे यकीन न करते हुए देखा। गाओ पेंग, तुम पागल हो गए हो? मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं पागल हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम बस पुलिस के सामने अपने किए हुए अपराधों के बारे में सच सच बता देना। मैंने हाथ से इशारा किया। पुलिस वालों ने चेंग लुयाओ को गिरफ्तार कर लिया। जाते समय भी वो गुस्से और नफरत से मुझे घूरती रही, लेकिन इस बार मैं उसकी किसी बात से पिघलने वाला नहीं था। उसी दोपहर मैंने एक मिस्त्री को बुलाकर घर का लॉक बदलवा दिया। अब वो रात के समय चुपके से घर में घुस नहीं सकती थी। जब तक चेंग लुयाओ से पूछताछ चलती रही तब तक कम से कम मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए शांत हो गई, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा और जांच का रिजल्ट सामने आ गया। दरअसल लू हुई ने अपने फायदे के लिए ये पूरा खेल खेला था। प्रोजेक्ट संभालने से पहले ही उसने एक दूसरी कंपनी से डील कर ली थी। दोनों के बीच होने वाले प्रॉफिट का हिस्सा 40 से 60 में बांटा जाना था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लू हुई ने ये सब चेंग लुयाओ के नाम पर किया था। जांच के बाद ये भी साफ हो गया कि चेंग लुयाओ को इस पूरे मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लू हुई को जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया, जबकि चेंग लुयाओ को छोड़ दिया गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले मुझे फोन किया, गाओ पेंग, अब तो तुम काफी काबिल हो गए हो। जलन का बदला लेने के तुम्हारे तरीके भी पहले से बिल्कुल अलग हैं। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान था। सोसाइटी की बिल्डिंग में घटिया सामान लगाना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर कोई हादसा हो जाता तो लोगों की जान तक जा सकती थी, लेकिन उसकी नजर में ये सब बस मेरा गुस्सा निकालने का एक तरीका था। वो भी कभी गरीबी से निकलकर यहाँ तक पहुँची थी। फिर आखिर वो इतनी बेरहम कब हो गई? शायद सच ये था कि मैंने उसे कभी असल में समझा ही नहीं। तभी फोन पर चेंग लुयाओ की घमंडी आवाज फिर सुनाई दी, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो बस पुलिस के सामने खुद ये गलती अपने सिर ले लो। जिस वक्त तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को बुलाया था उस वक्त जो हुआ मैं सब भूल जाऊंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, पागल हो क्या? इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किसी और की जगह सजा क्यों भुगतूं? मैं कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन मेरी खामोशी से चेंग लुयाओ बेचैन हो गई। बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए हो क्या? फिर उसने आखिरी बार मुझे मौका देते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक आखिरी मौका दे रही हूँ, ये गलती अपने सिर ले लो। मैं तुरंत तुमसे दोबारा शादी कर लूंगी। उसे अब तक यही लगता था कि मैं किसी भी कीमत पर उससे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैंने हल्का सा हंसकर सिर हिलाया, नहीं चाहिए, हम अलग हैं और ऐसे ही रहना हमारे लिए बेहतर है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तुम दोबारा शादी नहीं करना चाहते? हाँ, मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ चेंग लुयाओ कुछ देर चुप रही, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, लू हुई सही कहता था, किसी आदमी के पास पैसा आते ही उसका दिमाग घूम जाता है। उसने मुझे पहले ही समझाया था कि तुम्हें पैसे मत देना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं बेवकूफ की तरह तुम पर भरोसा करती रही। मुझे क्या पता था कि सिर्फ 7 साल में एक आदमी का दिल इतना बदल सकता है। उसने मुझे इतना कुछ सहने पर मजबूर किया, और अब वो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके दिल के करीब इंसान की जगह जेल जाने से मना कर दिया। मैं उसकी नजर में गद्दार बन गया। ये सोचकर मुझे सच में हंसी आ गई। सच कहूँ, हम मर्दों का दिल तो आसानी से बदल जाता है। आखिर तुम्हारी तरह तो हम नहीं हैं, जो शुरू से आखिर तक सिर्फ लू हुई से प्यार करती रही हो। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। इसके बाद चेंग लुयाओ ने मुझे दोबारा फोन नहीं किया। मुझे लगा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए पीछे हट गई। लेकिन मेरी ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक मेरी तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। कंपनी
कंपनी ने मीडिया के सामने बयान जारी कर दिया कि सोसाइटी की बिल्डिंग में घटिया सामान इस्तेमाल होने की वजह मैं था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये झूठ भी फैला दिया कि मैंने जानबूझकर लू हुई को अपने अपराध की जगह फंसाने की कोशिश की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अपना सेल्फ मीडिया करियर शुरू करने से पहले ही मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। बस फर्क इतना था कि इस बार लोग मुझे अच्छे कारण से नहीं बल्कि बदनाम होने की वजह से जान रहे थे। मीडिया वाले मेरे घर के बाहर जमा हो गए। हर कोई सबसे पहले मेरी तरफ से बयान लेना चाहता था। खिड़की के बाहर कैमरों की भीड़ देखकर मैंने चुपचाप पर्दे गिरा दिए। तभी चैंग लुयाओ का फोन आ गया। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो काफी खुश है। तो बताओ, अब अपनी गलती का एहसास हुआ? उसकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। कंपनी की तरफ से जारी किया गया बयान उसी का काम था। सिर्फ अपने दिल के करीब इंसान लू हुई को बचाने के लिए उसने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ फैला दिया। लेकिन उसे ये तक याद नहीं रहा कि कभी लू हुई ने ही उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। उसे ये भी याद नहीं रहा कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया था, और शायद ये भी पूरी तरह भूल चुकी थी कि मैंने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। वो सच में एक मतलबी और एहसान फरामोश इंसान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने बिना सबूत के उसके खिलाफ शिकायत नहीं की थी। मेरे पास पक्के सबूत थे, इसलिए मैंने सारे सबूत सामने रख दिए। सबूतों से साफ हो गया कि लू हुई ने पैसे बचाने के लिए जानबूझकर घटिया सामान खरीदा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग की क्वालिटी तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। और ये सब चैंग लुयाओ की आंखों के सामने हुआ था। उसने लू हुई को ऐसा करने से कभी नहीं रोका। घर की सेफ्टी लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी, इसलिए मामला सामने आते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। हजारों लोग चैंग लुयाओ और लू हुई के पब्लिक अकाउंट्स पर जाकर उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। चैंग लुयाओ अभी भी कंपनी की प्रेसिडेंट थी, लेकिन असली फैसला शेयर होल्डर्स के हाथ में था। मामले को लेकर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कई कर्मचारियों ने भी चैंग लुयाओ के खिलाफ शिकायत कर दी। आखिरकार बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और चैंग लुयाओ को उसके पद से हटा दिया। इसके बाद जाकर लोगों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन चैंग लुयाओ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो गुस्से में सीधे मेरे घर पहुंच गई। मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुस आई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तो हम दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं, तुम्हें अब तो खुशी हो रही होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें सामने करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम गलत मत समझना। मैं बस चाहती थी कि तुम पहले की तरह फिर से मुझ पर निर्भर हो जाओ। फिर उसने भावुक होकर कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा इरादा तुम्हें बर्बाद करने का नहीं था। मैं उसकी बातें सुनकर बस 2 बार हल्का सा हंसा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ मुझे कंट्रोल करना और मेरा फायदा उठाना था। उसने मेरे पैसों पर इतना कंट्रोल रखा कि मेरे पास सिर्फ खाने भर के पैसे बचते थे। मैं अपने लिए कोई महंगा कपड़ा तक नहीं खरीद सकता था, लेकिन लू हुई के लिए वो सिर्फ पैसे ही नहीं देती थी, बल्कि उसकी जिंदगी की हर जरूरत का भी ख्याल रखती थी। हर बार उसके लिए अपनी लिमिट कम करती गई और उसे हर गलती के लिए माफ करती रही। और आज वो मेरे सामने खड़े होकर इसे प्यार का नाम दे रही थी। सच कहूँ, उसके इस प्यार पर तो कुत्ता भी भरोसा न करे। एक बार फिर कमरे में कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। काफी देर बाद चैंग लुयाओ सोफे पर बैठी और आप भरते हुए बोली, लू हुई बहुत बेचारा है। उसे भी अपने माता पिता की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा है। उस समय उन्होंने मरने की धमकी देकर उसे विदेश जाने पर मजबूर किया था। बाद में उसके माता पिता ने उस पर ऐसी लड़की से शादी करने का दबाव डाला जिसे वो पसंद ही नहीं करता था। उस औरत ने हमेशा उसे दबा कर रखा। इसी वजह से वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो सच में पैसों का लालची नहीं है, बस अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता था। गलती से कानून तोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम उससे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत हो। कुछ साल जेल में ही तो रहना है। बाहर आने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी बातें सुनते हुए मेरी नजरें और ठंडी होती चली गई। कानून तो कानून है, लेकिन उसकी नजर में लू हुई जो भी करे, उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। वो बेचारा है, वो मजबूर है, वो निर्दोष है। अगर चैंग लुयाओ को उसकी इतनी ही चिंता है तो वो खुद उसकी जगह जेल चली जाए। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। चैंग लुयाओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी पुरानी प्यार भरी नजरों से मुझे देखने लगी। लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पहले भी उसने इसी तरीके से मुझे अपने साथ बांध कर रखा था, और अब वो फिर उसी चाल से मुझे झुकाना चाहती थी। क्या उसे सच में लगता था कि मैं अभी भी वही पुराना भोला लड़का हूँ? मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मुझे ऐसा प्यार न कभी चाहिए था, न अब चाहिए। चैंग लुयाओ को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश आऊंगा। आखिर इतने सालों तक मैं उसकी हर बात मानता आया था। वो गुस्से में बोली, अगर तुमने ऐसे ही बोलना जारी रखा तो मैं सच में तुमसे नाराज होकर बात करना बंद कर दूंगी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। वो जाने को तैयार नहीं थी। आखिर मुझे उसे
जबरदस्ती दरवाजे के बाहर निकालना पड़ा। बाहर जाते जाते वो गुस्से में बोली, गाओ पेंग, बाद में पछताना मत। मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, पछताऊंगा कभी नहीं। सच कहूँ तो अब तो मेरा मन करता था कि काश मैं उससे कभी मिला ही नहीं होता। लेकिन चैंग लुयाओ ने हार नहीं मानी। वो रोज मेरे घर के बाहर आकर बैठ जाती, कभी कभी अपने हाथ से बनाया हुआ खाना भी लेकर आती। एक दिन उसने मुझे रोककर कहा, मैंने तुम्हारे लिए खुद दलिया बनाना सीखा है, चखोगे? वो मेरे घर के बाहर रास्ता रोककर खड़ी थी। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से दूर जाने लगा। वो पीछे से बोली, तुम पहले हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें ये खाना है, अब मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, तो इतना नखरा क्यों कर रहे हो? मैंने पलटकर उसे देखा और बिना कुछ बोले कहा, तुमने खुद कहा था ये सब उस समय की बात है, हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। चैंग लुयाओ की आंखें अचानक लाल हो गई। वो थोड़ी उदास होकर बोली, हमने सिर्फ फेक तलाक लिया था, तुमने उस समय खुद इसके लिए हाँ की थी। उसने फिर मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैंने सिर्फ तलाक के पेपर्स पर साइन किए थे, मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए हाँ की थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं दोबारा तुमसे शादी करूंगा। और फिर तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आखिर ये भी कोई तरीका नहीं है। वो तुरंत बोली, लेकिन तुम तो मेरे और लू हुई के बारे में सब जानते थे, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था, मैं बस उसकी मदद कर रही थी, फिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने बेप्सी से सिर हिलाया। फिर वही बात, उससे बहस करना सच में बेकार था। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। पीछे से चैंग लुयाओ बार बार कहती रही कि वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो छोड़े या न छोड़े मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उससे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुका था। मैंने फोन पर अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स देखना शुरू किया और सोचा कि अब कुछ दिन अच्छे से घूम कर आता हूँ। अच्छी बात यह थी कि लू हुई के केस को लेकर चैंग लुयाओ खुद इतनी परेशान थी कि उसके पास रोज मेरे घर के बाहर बैठने का टाइम नहीं था। इसलिए मैंने मौका मिलते ही पूरी तरह निकलने का फैसला कर लिया। मैंने फ्लाइट टिकट बुक की और अलग अलग जगहों पर घूमने निकल पड़ा। पहले चैंग लुयाओ मेरे पैसों पर इतना कंट्रोल रखती थी कि मेरे पास सिगरेट खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब मेरे पास भरपूर पैसा था और पहली बार मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकता था। चैंग लुयाओ काफी देर तक मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार करती रही, लेकिन जब मैं वापस नहीं आया तो आखिरकार उसे घबराहट होने लगी। उसने मुझे ढेर सारे मैसेज किए और कई बार फोन भी किया, लेकिन मैंने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। मैं अपना बैग लेकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। एक दिन समुद्र के किनारे मैं अपने अकाउंट के लिए वीडियो बना रहा था और उसे अच्छे से मैनेज करने में लगा हुआ था। तभी जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी नजर चैंग लुयाओ पर पड़ी। वो वही ड्रेस पहने हुए थी जो मैंने उसे कभी गिफ्ट की थी। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और वो प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, गाओ पेंग, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने 7 साल पुराना वो दिन आ गया जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। बस इस बार सब कुछ उल्टा था। तब मैं खुशी खुशी हाथ में अंगूठी लेकर उसके सामने खड़ा था, जबकि वो बेहद ठंडे चेहरे के साथ मुझे देख रही थी। उसे तो शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से कहा था, मैं तैयार हूँ, जल्दी से अंगूठी पहना दो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। उस समय मुझे लगा था कि वो बस शर्मीली हो रही है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो जो कह रही थी सच में वही महसूस करती थी। उसे लगता था कि मेरे साथ रहने से उसकी बेइज्जती होती है। एक बार मुझे गलती से उसकी 22 साल की उम्र की लिखी हुई एक इच्छा के बारे में पता चला था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि लू हुई भीड़ के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करे। उसका सपना मेरे साथ नहीं था, वो हमेशा लू हुई को ही चाहती थी। और आज वही सीन जिसका मैंने कभी सपनों में न जाने कितनी बार इंतजार किया था, मेरी आंखों के सामने था। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आसपास खड़े लोग खुशी खुशी चिल्ला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो एक खूबसूरत प्रेम कहानी के गवाह बन रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे बीच का प्यार हमेशा सिर्फ मेरी तरफ से था। इस बार मैं भीड़ के बीच बिल्कुल शांत और बेरुखी से खड़ा था। बस एक चीज अलग थी, इस बार मैंने उसके हाथ से वो अंगूठी नहीं ली। चैंग लुयाओ मुझे थोड़ी मायूसी से देखने लगी। अगर तुम्हें लू हुई वाली बात की चिंता है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं अब उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? उसकी आंखों में वही उम्मीद थी कि मैं 7 साल पहले की तरह फिर उसका सबसे मजबूत सहारा बन जाऊंगा। लेकिन मैं अब वो पुराना बेवकूफ लड़का नहीं था। और क्या चैंग लुयाओ सच में लू हुई से पूरी तरह रिश्ता तोड़ सकती थी? पहले भी उसने यही कहा था, लेकिन जब भी लू हुई उसके सामने आता वो अपना होश खो देती थी और बाकी सब कुछ भूल जाती थी। ऐसी इंसान के लिए अब मेरे दिल में न कोई जगह थी, न कुछ करने की इच्छा। हमारे बीच अब दोबारा शादी करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इतना कहकर मैं वहाँ से मुड़कर चल दिया। चैंग लुयाओ एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर घबराकर मेरे पीछे आने लगी। आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैंग लुयाओ लगातार मुझसे पूछ रही थी, आखिर तुम किस बात से
नाराज हो, मुझे बता तो दो, हम मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। अगर बात तलाक की है तो मैं तुम्हें फिर से सब समझा सकती हूँ, या फिर मैं तुम्हारी भरपाई कर सकती हूँ। फिर अचानक उसने कहा, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? तुम इतने सालों से इसकी बात करते आए हो। मैं रुक गया, फिर धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। बस करो, मेरी आवाज में गुस्सा साफ था। तुम्हें सच में अब तक समझ नहीं आया कि असली समस्या क्या है? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने मुझे चुना भी तो सिर्फ एक बैकअप की तरह, सिर्फ इसलिए क्योंकि लू हुई ने तुम्हें एक झूठी उम्मीद दे रखी थी। उसके एक खोखले वादे के लिए तुमने हमारा बच्चा तक गिरवा दिया और मुझे हमेशा वही दिया जिसे तुम दोनों नहीं चाहते थे। इन 7 सालों में मुझे तुम्हारी तरफ से कभी सच्चा प्यार तो दूर, एक अच्छी नजर तक नहीं मिली। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर ही लूंगा? मेरे सवाल पर चेंग लुयाओ एकदम चुप हो गई। शायद पहली बार उसे अपनी हरकतों के बारे में सोचने का मौका मिला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और वो भी लगातार मेरे पीछे चलती रही। तुमने मुझे पाने के लिए 3 साल तक चुपचाप प्यार किया था। बड़ी मुश्किल से तुमने मुझे हासिल किया था। मैं चाहूँ तो उस पुराने वाले तुम्हें वापस पा सकती हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपना फोन निकाल कर आसपास का वीडियो बनाने लगा। तभी पीछे से चेंग लुयाओ ने कहा, तुमने पहले कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे होम टाउन जाऊंगी, लेकिन हम आज तक वहाँ नहीं गए। इस बार चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिल लूंगी। मेरे हाथ एकदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। मेरी बात सुनकर चेंग लुयाओ का शरीर जैसे एकदम जम गया। कुछ देर बाद उसने आह भरते हुए कहा, चलो मार्केट से तुम्हारी पसंद की पालक खरीदते हैं। रात को मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। ठीक है। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। मुझे पालक से एलर्जी है। तुम सच में ये भूल गई हो? मैंने थोड़ी कड़वी आवाज में कहा। या फिर लू हुई से इतना प्यार करती थी कि मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं रहा? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद उसे कुछ याद आ गया था। अब समझ आया। इसीलिए उस दिन कैंडल लाइट डिनर में तुमने कुछ भी नहीं खाया था। उस दिन उसने पूरा टेबल ऐसी चीजों से भर दिया था जो मैं खा ही नहीं सकता था। फिर वो सोच रही थी कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा। चेंग लुयाओ ने अपने होंठ दबाए और धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम एक टूरिस्ट स्पॉट पर थे, इसलिए मैं भी उसे जबरदस्ती वहाँ से निकाल नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तभी कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन लू हुई के वकील का था। उसने बताया कि लू हुई उसे बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। चेंग लुयाओ का चेहरा तुरंत तनाव से भर गया। लू हुई घबराकर फोन पर बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज एक बार फिर मेरी मदद कर दो। चेंग लुयाओ मेरी तरफ देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जब उसने देखा कि मैं बिना रुके वहाँ से जा रहा हूँ, तो जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया। लू हुई, तुमने मुझे एक बार पहले छोड़ दिया था। अब मैं दोबारा तुम्हें नहीं चुनूंगी। तुमने कानून तोड़ा और मुझे भी इस मुसीबत में फंसा दिया। अब अपना रास्ता खुद देखो। चेंग लुयाओ ने आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर फोन काट दिया। फिर उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाकर दिखाया। गाओ पैंग, मैंने सच में उससे रिश्ता खत्म कर लिया है। अब मैं उसे दोबारा कभी फोन नहीं करूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। समुद्र की तेज हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। पहले मैं सच में अपना होश खो बैठी थी। तुमने कहा था ना कि तुम एक बार किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय और सूर्यास्त देखना चाहते हो। अब हम दोनों के पास टाइम है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सच ये था कि मैं चेंग लुयाओ को दोबारा देखना ही नहीं चाहता था। जब भी वो मेरे सामने आती, मुझे पिछले 7 सालों की सारी घुटन याद आ जाती। कितनी बार मैंने खाना बनाया और उसके साथ बैठकर खाने का इंतजार किया, लेकिन वो चुपके से लू हुई के साथ घंटों चैट करती रहती थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी होता तो सबसे पहले वो लू हुई से शेयर करती थी। मेरे लिए उसके पास कभी वो ध्यान और अपनापन था ही नहीं। जब मुझे इन सारी सच्चाइयों का पता चला, तभी मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था। लेकिन चेंग लुयाओ शायद इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अब भी लगातार मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे लगा अब उससे दूर जाने का सही समय आ गया है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। चेंग लुयाओ ये सुनकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। मैं अब तुम्हारी पसंद की हर चीज याद रखूंगी और इस बार तुम्हारे लिए सब कुछ साथ लेकर चलूंगी। हमने जाने का समय तय कर लिया। चेंग लुयाओ खुशी खुशी मेरी पसंद और आदतों के बारे में पता करने लगी। शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने विदेश जाने की फ्लाइट पहले ही बुक कर ली थी। उस रात मैंने उसका सोशल मीडिया पोस्ट देखा। पता नहीं कब चेंग लुयाओ ने चुपके से हमारी एक साथ फोटो खींच ली थी। उसने वो फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। साथ में लिखा था, अपने पति के लिए खाना बना रही हूँ, उम्मीद है उन्हें मेरा बनाया हुआ पसंद आएगा। पोस्ट होते ही उस पर ढेरों लाइक्स आने लगे। मेरे पुराने कलीग्स भी आपस में बातें करने लगे। तभी शियाओ लियू ने जल्दी से मुझे मैसेज किया, नहीं यार, सच में गाओ भाई, तुम तो कंपनी की प्रेसिडेंट के पति निकले। इतना बड़ा सीक्रेट छिपा
कर रखा था, तभी तुमने नौकरी छोड़ दी थी। हमें क्या पता था कि तुम तो आराम की जिंदगी जीने चले गए हो। मैंने तुरंत उसे ठीक करते हुए जवाब दिया, पति नहीं, एक्स हस्बैंड। इसके बाद वो लोग काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। ज्यादातर बातें मेरी किस्मत और जिंदगी से जलने या उसे लेकर जलन भरी तारीफों वाली थी। जिस रिश्ते के नाम का मैं 7 साल से इंतजार कर रहा था, वो नाम चेंग लुयाओ ने आखिरकार आज मुझे दे दिया था। लेकिन अब मुझे उस नाम की कोई जरूरत नहीं थी।